एक बैठक शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हो रही है, दूसरी बैठक ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की हो रही है। और दोनों बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पूरी दुनिया की निगाहें ईरान वॉर पर टिकी हुई हैं। तो क्या दोनों बैठकों का नतीजा कुछ ऐसा निकलेगा कि 75 दिन से चल रहा है ईरान वॉर खत्म होता हुआ दिखेगा? हम लोग अब तक चर्चा किए ब्रेक से पहले कि चाइना में जो बैठक चल रही है उसका क्या आउटकम निकल सकता है और इसको कैसे देखा जाए। अब ब्रिक्स को लेके पूछे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, ब्रिक्स भारत में हो रहा है, भारत अब तक इस युद्ध से एक दूरी बना के रखे हुए या फिर कहें कि तटस्थ बनकर खड़ा है, लेकिन असर तो भारत पर भी पड़ रहा है और सबसे ज्यादा जिन देशों पर पड़ रहा है वो भारत है। तो यहां पर भारत की रणनीति क्या हो सकती है? देखिए, शुरू से ही जब एक तरह से 6 और सदस्य जोड़े गए ब्रिक्स में, तो ब्रिक्स को ऊर्जा के नजरिए से भी एक बहुत प्रभावी गुट माना जाने लगा, क्योंकि उसमें सऊदी अरेबिया, ईरान और यूएई शामिल हुए, जो सबसे बड़े निर्यातक हैं एक तरह से, और भारत और चीन पहले ही हैं जो सबसे बड़े आयातक हैं ऊर्जा के। तो ऊर्जा की जो रणनीति या राजनीति इस गुट में थी वो पहले से ही प्रभावी थी। ईरान युद्ध तो बाद में हुआ उसके। दो चीजें इसमें देखना जरूरी कि हम चीन की इससे पहले बात कर रहे थे। चीन इस बैठक में अपना बीजिंग से कोई भी प्रतिनिधि नहीं भेज रहा। वहां के जो यहाँ दिल्ली में राजदूत हैं शू फई होंग, वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इस बैठक में चीन का। तो एक तरह से चीन के रुझान में साफ नजर आता है कि जब दो बड़े देश जो दुनिया की 40% जीडीपी रखते हैं, $30 ट्रिलियन अमेरिका का, $20 ट्रिलियन चीन का, तो जब उनकी बातचीत होती है तो ब्रिक्स या भारत उसमें कितना ज्यादा अहमियत रखता है, ये इसकी तरफ सीधा संकेत करता है। चीन के आने से हो सकता है कि ईरान पर जो समझ बनाने की कोशिश है उसमें थोड़ी सी और सहायता मिल सकती थी, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री लावरोव दिल्ली में है। यदि वांग यी भी दिल्ली में होते तो शायद, क्योंकि वो दोनों प्रभावी नेता हैं, प्रभावी देशों से आते हैं, तो ब्रिक्स के सम्मेलन में तालमेल बनाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसमें सहायता मिल सकती थी। क्योंकि दो जो सदस्य हैं यूएई और ईरान, वो युद्ध में अपोजिट डायरेक्शंस में है। यूएई पर ईरान ने हमला किया है, तो यूएई से कोई भी बात पर, और दोनों सदस्य कोई एकमत नहीं हो पाएंगे। आपने कहा कि ईरान शुरू से ही, और अब विदेश मंत्री ने भी आज दिल्ली, अब्बास अराक्ची ने कहा कि ब्रिक्स के मंच से अमेरिका की और इजराइल की आलोचना होनी चाहिए, पर यह तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें जब तक सदस्य रहेंगे यूएई या उसमें शामिल रहेंगे सऊदी अरेबिया, तो इस तरह की कोई संयुक्त मुझे नहीं लगता कि स्टेटमेंट आ सकती है इस तरह से। तो एक जो जिस तरह से अभी हाल ही में पिछले महीने उप विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी ब्रिक्स की, तब भी कोई सहमत नहीं, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं बन पाया। चेयरमैन की एक स्टेटमेंट हुई, शायद उसी तरह का फिर से ये हाल होगा। पर यह भी समझना जरूरी है कि ब्रिक्स में भी, जैसे हसीजा कह रही थी पहले, कि बीजिंग की समिट में केवल ईरानी मुद्दा नहीं है, ठीक ब्रिक्स में भी केवल ईरानी मुद्दा नहीं है। ब्रिक्स में और कई तरह के मंच हैं, फोरम हैं, तो थिंक टैंक को लेकर हो, चाहे वो समाचार पत्रों को लेकर हो, और अलग अलग तरह के जो मंच है वो लगातार वही काम कर रहे हैं। पर शायद ध्यान बहुत ज्यादा केंद्रित एक ही बात पर है कि ब्रिक्स ईरान पर क्या कहना चाहता है या ईरान पर क्या कर सकता है। उसमें जो भारत की एक नई रणनीति है सामने आई है, वो ये कि आज शायद इन विदेश मंत्रियों की मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री से होगी, जिसमें अब्बास अराक्ची को एक अवसर मिलेगा भारत के प्रधानमंत्री से मिलने का। और ठीक उसके बाद जो बदलाव भारत के विदेश प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा में आया है कि वो अब विदेश यात्रा की शुरुआत वो यूएई में एक पड़ाव रखेंगे उसका। तो क्योंकि यूएई से तालमेल बनाना जरूरी है ब्रिक्स में, ताकि ब्रिक्स की जो विदेश मंत्रियों की सोच है वो शिखर सम्मेलन तक ले जाई जा सके। तो भारत अपनी तरह से पूरी तरह से परोक्ष रूप से कोशिश कर रहा है कि ईरान के युद्ध में जो युद्ध विराम है उसको शांति वार्ता की ओर आगे ले जाया जा सके। पर चीन का इस ब्रिक्स के सम्मेलन में विदेश मंत्री स्तर पर शामिल न होना, हालांकि उसका एक्सप्लेनेशन यही है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप आज बीजिंग में है, पर ये वांग यी का दिल्ली में ना होना मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो अवसर है उसको कमजोर करता वो अवसर है को किस तरह से तालमेल
कम कर